तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो में हम 2021 से लेकर के 2025 तक रे ऑप्टिक्स के जेई मेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस। देखिए 5 सालों के अंदर जेई मेन में 125 से लेकर के 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मैंने देखा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो आपको कराए जा सकते हैं आखिरी के महीने में। ये 30 क्वेश्चन प्लस मैंने 2026 जनवरी सेशन की वीडियो डाल दी है, उसमें 18-20 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के हो जाते हैं। मैंने रे ऑप्टिक्स का आपको विश्वास सीरीज में रे ऑप्टिक्स का वन शॉट डाला है 5 घंटे 50 मिनट का, उसके अंदर भी 20 30 40 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग इन 3 लेक्चर से आपके रे ऑप्टिक्स के 100 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद बस आपको नीट के पीवाईक्यूज करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है, अनलेस कि आप चाहते हैं कि एक चैप्टर में मास्टरी करने के बजाय आप पूरा सिलेबस कवर अप करके जाएं, तो आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं 2021 से 2025 जेई मेन के मोस्ट रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स के। तो देखिए हमारा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2025 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। मैं ऐसे बार बार नहीं बोलूंगा कौन सी शिफ्ट का है, वो आप ऊपर पढ़ सकते हैं इजीली कौन सी शिफ्ट का है। तो मैंने 21 से 25 के ही मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि लेटेस्ट 5 सालों में जो हुआ है वही काम का है, ठीक है। आइए क्वेश्चन है, एक मिरर यूज कर रहे हैं, मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ 1/4। तो इन्होंने बोला नहीं है कि पॉजिटिव 1/4 है, नेगेटिव 1/4 है, तो फिलहाल के लिए मैं m को 1/4 ले लेता हूँ। रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बोलते तो अच्छा रहता। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज is 40 सेंटीमीटर, then the focal length of the mirror is, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, आइए देखते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको कॉन्वेक्स मिरर रेज्यूम कर लेता हूं। अगर आप इसको कॉन्केव मिरर रेज्यूम करके करना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन को -1/4 ले लीजिएगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल में फिर इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ही वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। और तो मैग्निफिकेशन अगर +1/4 लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैग्निफिकेशन अगर +1/4 लेना चाहते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर रेज्यूम करके सॉल्व करिएगा। और अगर आपको कॉन्केव मिरर लेके करना है तो मैग्निफिकेशन को -1/4 लीजिएगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल में एनलार्ज बनाता है, रियल में जो है डिमिनिश्ड भी बनाता है। तो मैं इसको फिलहाल कॉन्वेक्स मिरर लेके करता हूं, क्योंकि मुझे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इसका मुझे ये लग रहा है कि आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, मेरे को लगता है फिर आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो हम कॉन्वेक्स मिरर एजम्पशन से कर रहे हैं कि दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर है और कहीं ऑब्जेक्ट होगा, मैं कुछ रे डायग्राम बनाने के मूड में नहीं हूं, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज कहीं बिहाइंड द मिरर बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है, परफेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है। मैग्निफिकेशन आपका -v/u होता है। मैग्निफिकेशन वैसे 1/4 है, यहाँ पर u की वैल्यू आप नेगेटिव ले लीजिए, -u, ठीक है। तो v जो है वो 4 टाइम्स u आ रहा है, नहीं u/4 आ रहा है, v आपका u/4 आ रहा है, ठीक है, याद रखिए। अब आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी जो है वो 40 है, तो बेसिकली मॉड ऑफ u और मॉड ऑफ v आपका एक्चुअली में 40 है। तो बस मैं यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ले रहा हूं। तो u प्लस v की जगह u/4 आपका 40 है, सही है बच्चों। तो 5u 160 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 32 सेंटीमीटर है। अगर आप साइन कन्वेंशन, मतलब एक्चुअली में ये मॉड u है, एक्चुअली में ये मॉड है, ठीक है। एक्चुअली में आपका u का मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है बच्चों, मॉड ऑफ u, ओके। तो ये आपका मॉड ऑफ u आ गया 32। अब अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फिर से मैग्निफिकेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आप याद रखिए कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में ना एक और होता है, देखिए मैं आपके लिए ड्राइव कर देता हूँ। 1/f बराबर 1/v + 1/u। अगर हम दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करते हैं, u/f = u/v + 1, तो u/f - 1 बराबर है आपका u/v के, तो u - f/f आपका बराबर है u/v के, ठीक है। तो माइनस का v/u बराबर हो गया आपका f/f - u के, ठीक है। तो ये भी आपका मैग्निफिकेशन होता है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आप मैग्निफिकेशन को +1/4 लेते हैं, अगर ले लीजिए, तो अब आपने f/f-, ठीक है। अब अगर आप यहां साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको -32 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो -32 ले लीजिए, ओके। तो यहां पर देखिए अब क्या आता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जल्दी से,
तो ये आता है आपका f प्लस 32 इज इक्वल टू 4f। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां से 32 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f आ गया, तो f की वैल्यू आपकी 10.66 आ गई, जो कि आप 10.7 के आसपास लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आप एक बार कॉन्केव मिरर लेके भी सॉल्व करके देखिए, मुझे लगता है कि शायद वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल क्या है बाल को। अगला सवाल है आपका 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट 2025 का। ठीक है, कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, एयर में डिप करा लिक्विड के अंदर, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, f रहेगी। अगला सवाल देखते हैं, चेंज नहीं होगी, बी ऑप्शन f आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन ना काफी मतलब अगर आप पर्टिकुलरली नीट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ध्यान नहीं दिया कि एक्सेलरेशन पूछा है, मुझे लगा कि वो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसमें जो है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना, एक्चुअली में एक्सेलरेशन पूछा, तो ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। ऑल्दो मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, बेहद लेंथी सवाल है, बेहद लेंथी, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बट मैं पूरा सॉल्व नहीं कराता आपको, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लेंथी है, तो ये बहुत काम का है। बट जेई में तो देखिए आ ही जाते हैं ऐसे सवाल, तो जेई के बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो को वो कर सकते हैं ऐसे। एक ड्राइवर है सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार, इज वॉचिंग व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, तो फोकल लेंथ 1 मीटर है इंडीड। अनदर कार अप्रोचेस हिम फ्रॉम बिहाइंड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक गाड़ी और आ रही है, ठीक है, एक गाड़ी और आ रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू 5/18 है ना, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, ठीक है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन दी कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, जब ये गाड़ी इस मिरर से 24 मीटर की दूरी पे आ जाएगी, 24 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तब कह रहे हैं कि जो इमेज होगी, इस गाड़ी की इमेज बनेगी इस मिरर में, सफेद वाली गाड़ी की जो इमेज बनेगी पीली वाली गाड़ी के मिरर में, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार स्टेप सिखा देता हूं, करना आपको खुद पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, इनफैक्ट आप छोड़ भी सकते हैं, बस लॉजिक समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो सुनिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला, सही है। डिफरेंशिएट करिए, फोकल लेंथ का डेरिवेटिव 0, 1/v का डेरिवेटिव माइनस 1/v स्क्वायर इंटू में dv/dt माइनस 1/u स्क्वायर इंटू में du/dt इंडीड, सही है। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाता है। ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जेईई मेन वाले तो कुछ भी करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई, dv/dt है, इमेज डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ, du/dt ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाती है माइनस का v²/u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम नीट में तो यही लेवल इसी फॉर्मूले पे एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपको रे ऑप्टिक्स की वन शॉट जो मैंने वीडियो डाली उसमें आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट टेढ़ा जा रहा है, मिरर टेढ़ा जा रहा है और इमेज की वेलोसिटी पूछिए, पैराबोला टाइप में, है ना। प्लेन मिरर में ऐसे भी कराया है मैंने, स्फेरिकल मिरर में तो यही कराया है बस, ठीक है। आइए सुनिए, अब आपको ये नहीं पूछा, मैं अब समझ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं है ना। अब यहां पर पूछा है आपसे कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको फिर से इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विच इज अ बिग थिंग। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको, मैंने बोला जो मैं कम एक्सपेक्ट करता हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है, बट मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक बार को इसका सोल्यूशन बताऊं, इसलिए बता रहा हूं। आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं प्लीज, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, ओके, नो प्रॉब्लम। यहां माइनस आ गया कॉमन। अब यहां लगाइए प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ v²/u² ले लीजिए, रुक जाइए, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आप क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप कांस्टेंट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी कांस्टेंट ले लीजिए, इनटू कर दीजिए डेरिवेटिव ऑफ v²/u² प्लस, अब की बार v²/u² कॉमन ले लीजिए और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डेरिवेटिव होगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो गाड़ी जो है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 0 होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी 25 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव और करना है। तो मैं मानता हूं बच्चों गंदा क्वेश्चन है, अब जेई वालों को देख लीजिए, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार पूरा कर देता हूं ये सवाल, डरिए मत, साथ बने रहिए। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज। अब यहां पर आपको क्या करना है, माइनस आपने कॉमन लिया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका लिखा ही हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लगाएंगे अब बेसिकली क्वेश्चन रूल, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वी स्क्वायर का 2v, v का dv बाई dt माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव यू स्क्वायर का 2u, u का du बाई dt। ज़्यादा मैथ्स हो गई बच्चों, सॉरी, मैं क्या करूं। अब एक आ गया ऐसा, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है, बहुत सेलेक्टेड लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तगड़ा आ गया तो झेल लीजिए। ठीक है, आ जाइए, ये हो गया। अब आप क्या बोलेंगे इधर, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज को, यहां से आप एक्सेलरेशन ऑफ इमेज बोलेंगे इस क्वेश्चन में कि भाई ये तो होगा माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, इनटू में ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर इंटू 2v, ठीक है, और dv बाई dt होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, माइनस v स्क्वायर इंटू 2u, और ये फिर से होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन जो भी आपका u की पावर 4 आया था। तो कुछ ज्यादा गंदा हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। अब यहां पर आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करना है, v और u पुट करना है। तो देखिए यहां पर इस मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगेगा, बस एक दो स्टेप और बता रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किसी ने दे दिया होगा सोच के कि भाई चलो कोई ना कर पाए वैसा दे दो। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, इस मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद 1/1 1/v माइनस 1/24, यहां से v निकल आएगा। तो u और v आपके पास आ गए, u आपके पास है, v आपके पास है, u आपके पास है, v आपके पास है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 25 है, वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कहां से निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहीं से निकलेगा भाई साहब, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां पुट होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 25 दे रखा है, u और v की वैल्यू आप पुट कर देंगे और यहां से पूरा एक्सेलरेशन ऑफ इमेज आ जाएगा। ये बहुत ही गंदा, बहुत ही खौफनाक क्वेश्चन है। एनीवेज इसको इग्नोर कर सकते हैं आप प्लीज। मैं कह रहा था ना कि आपको ये नहीं देखना था सोल्यूशन, बट आप रुके रहे तो आप देख लीजिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर एट 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये क्वेश्चन भी मेरा आपको रे ऑप्टिक्स की वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास सीरीज की रे ऑप्टिक्स वन शॉट सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है बच्चों, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर विद 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इंसिडेंस भी 30 डिग्री होगा, रिफ्लेक्शन का एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये लाइट रे ऐसे गई, आज अगर ये मिरर ना आता तो ये सीधी चली जाती, तो एक्चुअली में कितना डेविएट हुई, 180 माइनस जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका डबल, यानी 180 माइनस, है ना, मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे जिससे आपको याद रहे। तो डेविएशन कितना है, 180 माइनस 2 इंटू 30, डेविएशन रहेगा 120 डिग्री का। प्यारे बच्चों, 120 डिग्री का डेविएशन रहा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आइए अगली बार, अगले क्वेश्चन ऐसे गंदे नहीं है भाई, है जेई में इनके ही, मिलावट कुछ नहीं है। 2023 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है ना, तो है ये वही माल, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, एक दो आ जाते हैं रेयरली गंदे गंदे। ठीक है, अ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर बना दो, बना दिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ बोला है इन्होंने, मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, चल भाई, तो मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली -20 होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is at a 40 सेंटीमीटर from the pole of the mirror। तो भाई आ जाओ, ये रॉड ए बी ऐसे रखा हुआ है कि उस रॉड का जो मिड पॉइंट है ना ए बी का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया कर है, 40 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कतई इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ का ही फोकस होगा। ओके, है ना। अब आपको बताना है जो रॉड बनेगा, जो रॉड है उसकी इमेज की लेंथ क्या होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सुनिए, पहली बात सुनिए, ये रॉड की लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो भाई यहां तक 40 था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 40 था, रॉड टोटल 10 था, रॉड टोटल 10 था, तो 5 ये था और 5 ये था। तो भाई जो ए पॉइंट है ना, उसकी दूरी पोल से 35 है, 35, और सॉरी बी पॉइंट और ए पॉइंट की दूरी है 45। ओके, तो आपको करना क्या है, ए पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है ये देखना है,
बी पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है ये देखना है और फिर उसका डिफरेंस देखना है। ओके, तो इमेज ऑफ पॉइंट ए देखिए, तो पहले तो देखिए इमेज ऑफ पॉइंट ए कहाँ बनेगी। ठीक है, पॉइंट ए की इमेज देखिए, इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पर यूजुअली मैं भी मिरर फॉर्मूला ही लगाता हूँ, ठीक है, और आप भी ऑब्वियसली मिरर फॉर्मूले लगाएंगे और क्या करेंगे, घर पे थोड़ा बना लेंगे फॉर्मूला। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखी, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u के। हाँ सही है, तो 1/f बराबर है ये जिसके, ठीक है ना, 1/f माइनस 1/u 1/v के बराबर है, तो u माइनस एफ अपॉन एफ इंटू यू, 1/v हो गया, तो v क्या हो गया, v हो गया f इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। चेक करिए, हाँ सही बात है, f इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। तो सीधे ये याद रख लीजिए, मिरर फॉर्मूला को ये याद रख लीजिए कि एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। तो अगर इमेज ए की बतानी है कहाँ बनेगी तो कैसे निकलेगा, देख लीजिए आप, v की इमेज, f फोकल लेंथ कितना है -20, साइन कन्वेंशन लगानी है, u कितना है इसका -45, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ में भी साइन कन्वेंशन, -45 माइनस ऑफ -20। ठीक है, तो ए की इमेज कहाँ बन रही है, देखिए ये ऊपर आ गया 20 इंटू 45 डिवाइडेड बाय -45 प्लस 20 -25। सही है भाई, तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये काटिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9, हाँ 9 आ जाएगा, तो ये आ गया -36 पे। सही है ना, ए की इमेज बन रही है -36 पे। ठीक है, तो ए की इमेज -36 पे बन रही है ना। एफ यू अपॉन यू माइनस एफ लगाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, इससे ना कई बार एलसीएम लेने पे गलती कर देते हैं, तो ऐसा है, मतलब यूजुअली हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को एलसीएम लेना नहीं आता होगा। बी की इमेज बताइए क्या आएगा, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, एफ कितना है -20, यू कितना है, यू कितना है -35 अपॉन यू माइनस एफ, -35 प्लस का 20, है ना। तो बी की इमेज देखिए बाल को कहाँ पे है, बी की इमेज कहाँ पे है, तो ये बी की इमेज आ गई आपकी 20 इंटू 35 अपॉन में नेगेटिव का 15। हाँ ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो वी बी डैश क्या हो गया आपका 70 140 नेगेटिव का 140/3। ठीक है बच्चों, तो बी की इमेज कहाँ बनेगी, सुनिए एक मिनट, नेगेटिव का 140/3 ये 40 से ऊपर ही आएगा ना, तो ये पीछे यहाँ बनेगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार दूसरे कलर से कि ये बी डैश है, बी की इमेज है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी, और ए बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। वो कहाँ बनेगा, -36 पे यहाँ बनेगा ए डैश पे। ठीक है, अब आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सीधे डिफरेंस कर लीजिए, मॉड लेके डिफरेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, दूरी तो दे रखी है ना। तो 140/3 से आप 36 माइनस कर दीजिए, बेसिकली लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। तो आप एलसीएम लेते हैं तो 140 माइनस अगर 36 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है, 108, -108/3, आप समझ गए बच्चों। ठीक है ना, ये आपका 32/3 आंसर रहेगा। ओके, आप समझ गए बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने बोला x/3 तो x यहाँ पर आपका 32 आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेशंस आप भी देख लीजिएगा ध्यान से बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम भी कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं कैलकुलेशंस पे। आइए बालकों, आइए रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का अच्छा सवाल है। देखिए, तो प्लेन मिरर का अच्छा सवाल है, जेईई मेन 2022 का सवाल है। क्या सवाल है एक बार देख लीजिए। तो कह रहे हैं एक लाइट रे है इंसिडेंट एट एन एंगल वॉट एवर थीटा। ठीक है, कहीं डायग्राम में तो दिख नहीं रहा। ऑन द सिस्टम ऑफ 2 TW है वो 2 प्लेन मिरर M1 and M2 having an inclination of 75 degree between them as shown in figure. After reflecting from M1, it gets reflected by the mirror M2 at an angle of reflection 30 डिग्री। तो भैया यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए पहले तो ये नॉर्मल बना, अब यहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनेगा, और कह रहे हैं एक बार रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे M2 से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एक बार लाइट रे M1 से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद M2 से रिफ्लेक्ट हो गई, और सवाल ये कह रहा है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 30 डिग्री रहा। मैंने नहीं बोला, सवाल में बोला गया है। तो ये 30 डिग्री रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 30 है तो बचा हुआ 60 डिग्री हो गया। सही लग रहा है 60, और अगर 75 करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 135। हाँ 135 है ना, और 135, तो ये ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल का सम 135 तो बचा हुआ हो गया 45। सही है भाई, बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो ये जो
नॉर्मल येलो वाली नॉर्मल के साथ में जो ये ग्रीन वाली इंसिडेंट रे एंगल बना रही है तो ये 45 होगा, क्योंकि ये टोटल 90 हो गया है ना, बस हो गया। अब टोटल डेविएशन बताना है, तो कोई भी मिरर से जब लाइट रे टकराती है प्लेन मिरर से तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस होता है। हाँ बच्चों, सिर्फ प्रिज्म में डेविएशन नहीं होता, प्लेन मिरर से भी डेविएशन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइट आ गई थीटा एंगल पे, रिफ्लेक्ट हो गई सेम थीटा एंगल पे। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्शन, अगर ये मिरर ना आता तो सीधी चली जाती, तो डेविएट कितना हुई 180 माइनस 2 थीटा या 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहले मिरर से कितना डेविएशन होगा, पहले मिरर से डेविएशन होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री। दूसरे मिरर से कितना डेविएशन होगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री आ रहा है, ये आपका 120 डिग्री आ रहा है, तो टोटल डेविएशन आपका आ जाएगा 210 डिग्री, है ना। 90 और 120 ऐड करेंगे 210 डिग्री आंसर रहेगा बच्चों, 210 डिग्री आपका आंसर रहेगा। आई होप आप समझ गए। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया सवाल लिखेंगे आपको। आइए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए सवाल है बालको, ये कब का सवाल है, देखिए अच्छे सवाल है इसमें, रिफ्रैक्शन के अंदर आपको प्यारे सवाल लगेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये सवाल वो हैं जो आ सकते हैं पेपर में, है ना। आइए देखिए, अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए having a refractive index 1.25 is surrounded by another medium of refractive index mu is equal to 1, बाहर air है as shown in figure, a light ray is incident on the flat face of the block with incident angle theta दिखा रखा है, what is the maximum value of theta for which light ray suffers TIR। तो देखिए यहां पर अगर हम मिनिमम एंगल निकालेंगे, ये वाला थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल, ये थीटा सी क्रिटिकल एंगल मिनिमम एंगल होता है जिससे कि यहां पर TIR हो जाए। अब क्योंकि इन दोनों, इसका और इसका सम 90 डिग्री है, इसका और इसका सम, अगर ये एंगल हम R ले लेते हैं तो अगर थीटा सी मिनिमम होगा तो R मैक्सिमम होगा, और R मैक्सिमम होगा तो ये वाला थीटा भी मैक्सिमम ही आएगा हमारा। तो बेसिकली यहां पर TIR की कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट, यहां पर हम TIR की कंडीशन लगाते हैं, P पॉइंट है, ये R पॉइंट ले लेते हैं। तो एट पॉइंट P देखिए सीधे, एट P साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर बाय डेंसर, रेयरर है एयर और डेंसर ये है 1.25, तो ये 5/4 हो गया, तो ये साइन थीटा सी आ गया 4/5। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप समझिए आर कैसे निकलेगा, तो आप क्योंकि जानते हैं कि ये एंगल यहाँ पर 90 बन रहा होगा, तो तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो आर और थीटा सी का सम भी 90 डिग्री ही होगा, तो आर होगा यहाँ से 90 माइनस थीटा सी। सही है बच्चों। अब हम क्या करें, अब हम यूज करते हैं यहाँ पर साइन आर निकालते हैं, तो साइन आर होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी, जो कि आएगा आपका कॉस थीटा सी। ठीक है, अब अगर साइन थीटा 4/5 है ना, तो ट्राइंगल बनाएंगे ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, तो कॉस थीटा सी आपका 3/5 आ जाएगा। सही है, तो साइन आर आ चुका है। अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए आर पे, पॉइंट आर पे स्नेल्स लॉ क्या होता है, 1 म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कितना है 5/4 इंटू साइन थीटा। भाई स्नेल्स लॉ अगर कोई ये बोलता है ना, अगर 12वीं क्लास में आने के बाद अगर आप बोलते हैं सर स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत है। स्नेल्स लॉ क्या है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू किसी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपका साइन थीटा ये आ गया 5/4 इंटू का 3/5, तो इसे सॉल्व करके 3/4 आएगा बच्चों। थीटा आएगा साइन इनवर्स में 3/4, थीटा आएगा साइन इनवर्स का 3/4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आइए आगे देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, देखिए काफी प्यारा सवाल है, 2025 ताजा माल है ये भी, 26 का तो हमने कर ही लिया है, जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस है ना, ये 2025 जनवरी शिफ्ट का है। हेमिस्फेरिकल वेसल है, कंप्लीटली फिल्ड विद पानी, लिक्विड ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अच्छा पानी नहीं है भाई। स्मॉल कॉइन इज केप्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ओ ऑफ द वेसल एज शोन इन फिगर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द पर्सन कैन सी द कॉइन फ्रॉम ई। तो भाई कुछ नहीं है, यहाँ कॉइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है भाई, सिक्का, यहाँ एक सिक्का रखा हुआ है भाई, कॉइन रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनकी आंखें हैं, उनको ये कॉइन देखना है, तो क्या चाहते हो कि लाइट आए और जस्ट TIR हो जाए, और क्या होगा, लाइट आई सिक्के से और जस्ट TIR ग्रेस करके चली गई। भाई सिक्के से आने वाली लाइट अगर पर्सन की आंखों में पहुंच गई तो सिक्का दिख ही ना जानेगा, दिख जाएगा बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बनाते हैं, ये एंगल थीटा होगा तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा,
लेकिन क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो थीटा तो क्लियरली 45 डिग्री ही है। हो गया है तो बस बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ एट बी, स्नेल्स लॉ एट बी। तो देखिए रिफ्रैक्शन से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन थीटा और बाद में वहां पर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो थीटा तो 45 डिग्री आ ही चुका है आपका, साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये 1 आ गया तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो बच्चों म्यू आपका √2 आ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बढ़िया सवाल है, नॉट बैड। हाँ, आइए ये भी पॉपुलर सवाल हो गया आजकल मार्केट का, कोई बहुत खासा मुश्किल सवाल तो नहीं है, बट हाँ ये सवाल पॉपुलर है बालको। सवाल क्या है देखिए, सवाल है बालको, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ अ रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो देख लीजिए एक ग्लास स्लैब है बेसिकली, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, ग्लास स्लैब है बट लेटरल शिफ्ट काफी टाइम से लोग करा नहीं रहे थे, तो लेकिन आ जाता है पेपर में। तो ये नॉर्मल हो गया, ये एक लाइट रे आ गई। ठीक है, ओके, किधर बेंड हुई, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई, सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब फिर से अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ये लेटरल शिफ्ट, ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, इसको आप लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसका नामकरण कर देते हैं पहले ए बी सी, सही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ओके। ठीक है, राइट। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया, ये I माइनस R हो गया। ओके जी, ठीक है। अब क्या करें हम, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करा जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ऐसा कुछ किया जाएगा कि मान लीजिए हमने ये थिकनेस ले ली T, H है ये H ले लिया, इसको हमने D मार्क कर लिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया। तो पहले ट्राइंगल ADB देख लीजिए, अब देख लीजिए यहीं पर जो दिख रहा है ABD, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, AB आ गया, तो यहाँ से AB क्या आ गया, H अपॉन कॉस R, सही है। उसके बाद फिर इस ट्राइंगल को उठा लीजिए, यहाँ पर ये वाला एंगल ले लीजिए, साइन I माइनस R इज इक्वल टू लेटरल शिफ्ट जो हमें निकालना है BC अपॉन AB, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ सही है, तो यहां से BC जो है वो लेटरल शिफ्ट है, वो आ गया आपका AB यानी H बाय कॉस R यानी इनटू में साइन I माइनस R। तो काफी आसान हो गया बच्चों, देख लीजिए H बाय कॉस R है कहीं पर, अरे वाह है, H बाय कॉस R साइन I माइनस R, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं आप कि लेटरल शिफ्ट होगा आपका H sec R, मुझे तो याद ही था बट मैंने फिर भी आपको कन्विंस करने के लिए ड्राइव कर ही दिया। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। ये भी पूछ लेते कि थिकनेस बढ़ाने से लेटरल शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखिए, हाँ तो ये तो मुझे काफी आसान सवाल लग रहा है, इसको लपेट लेते हैं। क्या है सवाल, देखिए वाल को, क्रिटिकल एंगल फॉर इंसिडेंस फॉर अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया इज 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया, अरे ये क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, अब लाइट रे क्रिटिकल एंगल मतलब TIR होने के लिए डेंसर टू रेयर जाना पड़ेगा, है ना, डेंसर टू रेयर। तो पहले से ये रेयर मीडियम सेकंड मीडियम होगा और डेंसर मीडियम फर्स्ट मीडियम होगा। ओके, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री है ना, तो क्रिटिकल एंगल 1/√2 हो गया, तो ये μ2 बाय μ1। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा μ1 बाय μ2 क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो तो √2 ही होगा। ठीक है, √2 आंसर रहेगा बच्चों, √2:1 हमारा आंसर है। ठीक है, आइए लपेटते हैं अगला सवाल। ये आसान सवाल है, बाल को आप कर लीजिएगा। क्या है इसमें, दो इमिसिबल लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 3/2, डायग्राम अच्छा बना रखा है, और पुट इन अ बीकर एज शोन इन द फिगर, द हाइट ऑफ ईच कॉलम वो भी दे रखा है, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम फॉर नॉर्मल विजन, द एपरेंट डेप्थ, अरे एपरेंट डेप्थ कर लीजिएगा, लीजिए एपरेंट डेप्थ AD, एपरेंट डेप्थ क्या भाई, रियल डेप्थ बाय म्यू, तो 6 अपॉन म्यू क्या है 3/2 प्लस 6 अपॉन म्यू क्या है भाई 8/5। ठीक है, तो हो गया 12/3, ये कितना हो गया भाई 30/8, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लीजिए, 4 30 कितना होगा 15/4, 15/4 ही लग रहा है, हाँ ठीक है,
ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 16 और 15 31/4 आंसर रहेगा। अब वो भी जो भी अल्फा पूछ रहा है, अल्फा/4 अल्फा 31 है भाई, कुछ नहीं है तो, है ना, आसान था बालकों, आप समझ गए। आया है जेईई मेन में भाई, धोखा नहीं है, जेईई मेन का ही PYQ है, ठीक है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जेईई मेन के लिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया रहे और आपको लगे कि हाँ जीवन में कुछ सीखा। यही मछली वाला सवाल है जो मैंने आपको उसमें बताया था। किसमें बताया था? आपके टेलीग्राम की वीडियो अभी जो डाली थी थोड़ी देर पहले, रिकॉर्ड करने से पहले। तो ये मछली वाला सवाल अपन को बढ़िया लग रहा है, ये मछली वाला सवाल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल मार्केट में। तो देख लीजिए क्या है ये, है मछली का सवाल, देख लीजिए क्या है। पहले एक बात याद रखिए कि एपरेंट डेप्थ क्या रियल डेप्थ से हमेशा छोटी होती है? क्या एपरेंट डेप्थ, पानी में स्विमिंग पूल में सिक्का गिरा दिया, ऊपर से झांक के सिक्का देख रहे हैं तो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है ना, तो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो क्या ये बात सच है कि सदैव सदैव एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगी? तो ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, हम ऊपर हवा में हैं और सिक्के को पानी के अंदर देख रहे हैं, तो एपरेंट डेप्थ कम होगी। लेकिन अगर उल्टा है, पानी के अंदर कोई मछली हमें देखेगी तो हम ज़्यादा हाइट के दिखाई देंगे, तो आप उसको एपरेंट डेप्थ कह दीजिए या एपरेंट हाइट कह दीजिए। मतलब अगर ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ कम होगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, वो ज़्यादा होगी। ओके ओके, ऐसे समझ के चलिए। मैं एक बार और थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। देखिए जैसे ये पानी 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 पानी, ठीक है। गाना था ना बच्चों, आज दिन है सनी सनी सनी, अपन तो गा नहीं पाता है। एनीवेज छोड़िए, वापस आ जाते हैं। डी ग्रेड देता था भाई, एक म्यूज़िक का टीचर था भाई, 6 से लेकर के भाई ने 9 तक बिना गाना सुने डी ग्रेड दिया था मुझे, डी ग्रेड। वो तो भाई की अंतरात्मा जाग गई, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। 10वीं में मेरे मैथ्स 99, साइंस 98 आए थे, तो भाई ने मुझे 10वीं में A ग्रेड दे दिया बिना गाना सुने। आज तक मैं आभारी हूँ म्यूज़िक टीचर का। एनीवेज वापस आ जाइए। देखिए ये ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में है, ठीक है, और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में। तो ऑब्जर्वर को लग रहा है भाई यहाँ पे है, O की जगह O डैश है ना, तो PO आपका रियल डेप्थ है ना, और PO डैश आपका एपरेंट डेप्थ है। तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पर कम है रियल डेप्थ से। और कितनी है एपरेंट डेप्थ? होती वही है रियल। कितनी कम हुई? म्यू टाइम्स कम हुई। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, कोई चीज़ कम हो जाती है तो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ अगर कम है रियल डेप्थ से तो रियल डेप्थ बाय म्यू होगी, और अगर एपरेंट डेप्थ या हाइट ज़्यादा है तो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल गेम है भाई। लेकिन अगर उल्टा सीन है, देखिए उल्टा सीन क्या है कि बर्ड है, बर्ड, ठीक है, बर्ड। अब ये है बर्ड, ठीक है भाई लोगों, ये बर्ड है। अब बर्ड ना, बर्ड ऑब्जर्वर नहीं है भाई, बर्ड मान लो ऑब्जेक्ट है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, और फिश ऑब्जर्वर है, मछली ऑब्जर्वर है। हो सकता है भाई, है ना, शिकार भी देखता है ये शिकारी आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब रेस बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मछली को ऐसा लग रहा है कहीं ऊपर से आ रही है, तो बर्ड यहाँ पे ना दिख के यहाँ दिखेगा। तो यहाँ एक्चुअली में तो रियल हाइट ये है ना, बट एक्चुअली में मछली को क्या दिखेगा? बर्ड म्यू एच पे ऊपर दिखाई देगा, ज़्यादा ऊपर दिखाई देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आप जानते हैं ये बात, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। देखिए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये मछली भी ऊपर जा रही है जीवन में, है, चलिए अच्छी बात है। तो मछली जो है, मछली की डेप्थ को मैं एक मोमेंट पे एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो मछली ऊपर जा रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व द बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश विद द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्व, मतलब ये एपरेंट वेलोसिटी है बेसिकली। बर्ड जो है, ठीक है, बर्ड नीचे आ रहा है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड से, ओके नो प्रॉब्लम। बट मछली को ऐसा लग रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक्चुअल नहीं है ऐसा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो 4/3 है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश इज, तो सुनिए ये x हो गया, ये डिस्टेंस आप h ले लीजिए, सही है। तो एक्चुअली में जो टोटल दूरी है वो क्या है, मतलब एपरेंट दूरी जो मछली को लग रही है वो क्या लग रही है? x तो है ही, मछली को तो यही लगेगा x, है ना, प्लस अब मछली को बर्ड और ऊपर दिखाई देगा ना, तो उसे म्यू एच डिस्टेंस पे दिखेगा, है ना। मछली के लिए बर्ड की एपरेंट हाइट ज्यादा होगी, एक्चुअली में हाइट h है ना, लेकिन मछली के हिसाब से वो क्या है? म्यू एच है। आप समझ गए क्यों? क्योंकि बर्ड ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। अब dy/dt क्या है?
जो ये वेलोसिटी मछली को दिख रही है, लग रही है, dx बाई डी टी म्यू म्यू dh बाई डी टी, ठीक है। dy बाई डी टी बर्ड का हम माइनस ले लेते हैं, नीचे को है, माइनस प्लस तो बस यही बता रहा है कि कैसा दिखेगा। dx बाई डी टी 8 है, म्यू 4/3 इंटू में dh बाई डी टी वो बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, रुक जाइए, आप मैग्नीट्यूड ही ले लीजिए, ठीक है, 12 ले लीजिए, ठीक है, राइट, ओके। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड लेना ही सही रहेगा, नहीं तो गलत आ जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 - 8 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4/3 इंटू dh बाई डी टी आ जाएगा। हाँ तो ये 3 आ रहा है, सही है, मैग्नीट्यूड्स ही लेने पड़ेंगे इसमें शायद, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में वेलोसिटी जो है वो बर्ड की 3 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है बच्चों, राइट। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड्स ले लीजिएगा हमेशा वेलोसिटी का, पॉजिटिव नेगेटिव के खेल में नहीं पड़िएगा तो सही रहेगा। Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is labeled as reason. Assertion: a phase difference between two light waves change if they travel through different media having same thickness. हाँ तो ठीक बात है, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा ना बच्चों। अगर एक लाइट रे एक म्यू थिकनेस की, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, टी थिकनेस की ग्लास स्लैब से ट्रैवल करती है तो उसके अंदर पार्ट डिफरेंस आ रहा है। कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है? ये डिस्टेंस अगर ग्लास स्लैब में ट्रैवल हुआ तो ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू टी हो जाती है। बट अगर ये ग्लास स्लैब ना होती, एयर तो फिर भी होती, तो ये टी डिस्टेंस तो फिर भी चलता। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना चलना पड़ता है ग्लास स्लैब डालने की वजह से? म्यू -1 इंटू टी। तो अगर कोई एक लाइट रे दो अलग अलग मीडियम से जाती है सेम थिकनेस से, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उनका पार्ट डिफरेंस अलग अलग आएगा। उस पाथ अलग अलग पार्ट डिफरेंस की वजह से उनके अंदर दोनों में अलग अलग फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है असर्शन। द वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, तो वो भी ठीक है कि वेवलेंथ डिफरेंट हो जाए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए, वो एक ही बात होती है। क्योंकि दूसरे मीडियम में जाके लैम्डा डैश एयर, लैम्डा जो एयर है और लैम्डा मीडियम है वो चेंज हो जाता है बच्चों, तो उस वजह से भी फेज डिफरेंस आ रहा था। तो ये बात का कहना भी गलत नहीं है। बेसिकली म्यू रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, तो आप कह सकते हैं कि दोनों करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए सवाल क्या है। तो देखिए सवाल अब ये है हमारा, एज शोन इन द फिगर आफ्टर पासिंग थ्रू मीडियम 1 द स्पीड ऑफ लाइट v2 इन v2 द स्पीड ऑफ लाइट v2 इन मीडियम 2 विल बी। बस v2 पूछा है, अच्छा बस v2 पूछा है, ठीक है। क्यों बोला है फिर मीडियम 1? c होता है रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होता है? रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम, ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? c/v। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? म्यू एम बाय म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी और यहां पर भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद नहीं दिया है, देखते हैं अभी, चलिए। तो c/v हो गया अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। नहीं आ गया दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो 3 × 10⁸ अपॉन v म्यू आर एप्सिलॉन आर रूट में 1 × 9 तो रूट 9, तो v आ जाएगा आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आइए प्रिज्म में देखिए, मैंने आपको जो रे ऑप्टिक्स वन शॉट डाला है वहां पर मैंने केस करा दिया है कि दो प्रिज्म को कैसे जोड़ा जाए जिससे कि एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन हो, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और एक केस में डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन हो, ठीक है। एक में डेविएशन हो डिस्पर्जन ना हो, एक में डिस्पर्जन हो डेविएशन ना हो, दोनों केस होते हैं, ठीक है। आइए ये सवाल पढ़ते हैं। थिन प्रिज्म है जिसका एंगल 6 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो लाइट का लेते हैं एवरेज 1.5 है, कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म जिसका एंगल इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस नो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन प्रोड्यूस नहीं करता, तो नेट डेविएशन कितना होगा? तो इजी है। तो नेट डेविएशन क्या होता है बच्चों? नेट डेविएशन होता है Δ1 + Δ2, और एक प्रिज्म का एवरेज डेविएशन क्या होता है? μ1 - 1 इंटू a1, तो μ1 - 1 इंटू a1 प्लस μ2 - 1 इंटू a2। हाँ सही है। तो μ1 कितना है?
1.5 माइनस 1.5, एंगल है 6 डिग्री, प्लस 1.55 हो जाएगा आपका ये, माइनस 1.55 हो जाएगा। और ये एंगल हम नेगेटिव लेंगे बच्चों। क्यों नेगेटिव लेंगे, आप समझ गए ना, क्योंकि ऑपोजिट रखा हुआ है प्रिज्म। ठीक है, तो एक का डेविएशन कुछ और होगा तो एक का डेविएशन उल्टा होगा। तो यहां से आप सॉल्व करके देख लेंगे बच्चों क्या आ रहा है, एक बार देखें क्या। ये आता है 3 डिग्री और ओहो ये आ जाता है माइनस 5 इंटू 55/100। हाँ सही है। तो ये आ गया 300 माइनस का ये क्या आ गया बताइए, ये आ जाएगा आपका 275, 275 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4 है ना। इन्होंने बोला 1/x डिग्री, तो x की वैल्यू 4 डिग्री है, 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 डिग्री नहीं है, x की वैल्यू 4 है बच्चों। ओके, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए बाल को सवाल करते हैं अगला। ये वाला क्या सवाल है, कंसिडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n। पूरा √2 है भाई, पूरा √2 है, पूरा √2n। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा ठीक है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी राइट। तो भाई मुद्दा ये है कि कंसिडर करिए एक लाइट रे इंसिडेंट है एक मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √2n है। हाँ ठीक है, एक मीडियम का मतलब फिर पहले मीडियम को मैं 1 ही मान के चल रहा हूं, कुछ बोला नहीं है तो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन में बोला है, ऐसा होता नहीं है, बोला है कि I/2R के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगेगा और क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम में इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम में √2n इंटू साइन आर। ठीक है, और ये क्या बोला है इन्होंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल है, तो साइन ऑफ 2r इज इक्वल टू √2 के अंदर n, बाहर फिर से साइन आर। बेटा अब नीट वाले बच्चों को अगर नहीं पता तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन आर कॉस आर। ठीक है, √2n इंटू में साइन आर। चलिए साइन आर से साइन आर तबाह कर दीजिए। अब क्या आ गया आपका, कॉस आर आ गया, नीचे जाएगा तो रूट में n/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 भी है क्या, 2 भी है भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या, नहीं 2 तो चला गया नीचे, डिवाइड कर दिया ना 2 से, तो हमने तो कॉस आर आ गया आपका रूट में n/2। अब करना क्या है आपको, निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ठीक है, तो आर है आपका कॉस इनवर्स √n/2। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ट्वाइस ऑफ आर, यानी ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स में √n/2 आपका आंसर रहेगा बच्चों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आसान सवाल है बालकों। द एक्सपेक्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्रिज्म। तो आपको जानते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ग्राफ बनता है, अनसिमेट्रिक सा ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड ग्राफ है, जानते हैं आप ये बात, कोई बड़ी बात नहीं थी। आ जाइए एक और सवाल करते हैं, ये हमारा प्रिज्म का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद फिर हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट लेंसेज करेंगे, लेंसेज के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आइए सवाल क्या है, 3 rays of light namely red, green, blue are incident on the PQ of a right angle prism as shown in figure. The refractive indices दे रखे हैं आपको रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। ठीक है, ठीक है। द कलर ऑफ रे एमर्जिंग आउट ऑफ फेस PR इज, तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों, जैसे 3 कलर आ रहे हैं देख लीजिए, ये कह रहे हैं जैसे ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू लाइट है। ठीक है, फिर एक लाइट आ रही है ग्रीन, ग्रीन आ रही है, ये ग्रीन आ रही है, फिर एक लाइट आ रही है रेड। अब कह रहे हैं ऐसी इनमें से किसी का ना TIR हो जाएगा और कोई आगे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है किस कलर का TIR होगा और किसका नहीं होगा। ओके, अब आपके बारे में इन्होंने बोला है कि प्रिज्म का एंगल क्या है, आइसोसेलेस प्रिज्म बोल, राइट एंगल प्रिज्म। हाँ, तो राइट एंगल के बाद आइसोसेलेस भी है ये। ठीक है, ये एंगल आइसोसेलेस भी होता है, तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन इट शुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले बहुत बार कहीं ना कहीं आ चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, आइसोसेलेस। ठीक है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म लिख लीजिएगा आप, आइसोसेलेस, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर हम यहां पर ये निकालें कि TIR कब होगा और कब नहीं होगा, किसका TIR होगा और किसका नहीं होगा, तो जैसे जो भी लाइट रे यहां आती है तो इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा।
जस्ट TIR की कंडीशन के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। और एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये 45 है, ये भी 45 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी 45 है। तो एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर फॉर TIR आप जानते हैं क्या होगा, I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सही बात है। यहां पर I है 45 डिग्री, डायग्राम से पता लग रहा है ये एंगल 45 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 45। ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको बच्चों रे ऑप्टिक्स वन शॉट की सीरीज में ही मिल जाएगा। जो रे ऑप्टिक्स वन शॉट में विश्वास सीरीज में डाल रहा हूं उसमें मैंने पक्का ये सिमिलर क्वेश्चन कराया होगा TIR के अंदर, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 45 डिग्री है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और क्रिटिकल एंगल होता क्या है, साइन इनवर्स में 1/μ। सही है ना। यानी साइन 45 डिग्री आपका 1/μ से ज्यादा है, यानी 1/√2 आपका 1/μ से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो म्यू ग्रेटर देन √2 आ जाएगा ना, म्यू √2 से ज्यादा आ जाएगा। तो उन कलर्स का TIR होगा जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो √2 की वैल्यू म्यू अगर ग्रेटर देन √2 होगा, मैं लिख देता हूं लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा हो उसका हो जाएगा TIR। और अगर TIR यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है, √2 होता है 1.414 है ना। 1.414 से ज्यादा कौन सा है, ग्रीन का ही है, रेड नहीं है, ग्रीन और ब्लू है ना। तो ग्रीन कलर 1.42 है और ब्लू कलर भी आपका 1.49 है। तो इन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है। तो एक्चुअली में पाथ ऑफ द रेज कैसे ट्रेस होगा मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में ग्रीन का और ब्लू का TIR हो जाएगा, ब्लू आएगा और मस्त ऐसे TIR हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन आएगा उसका भी मस्त TIR हो जाएगा बाल को। रेड कलर का रिफ्रैक्शन होगा, रेड कलर रिफ्रैक्ट होकर आगे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने पूछा क्या था, द कलर ऑफ द रेज एमर्जिंग आउट ऑफ PR इज ऑब्वियसली रेड। PR से रेड कलर ही निकलेगा बच्चों। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए बच्चों जरा अब लेंसेज के क्वेश्चन देखते हैं। लेंसेज में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं 2021 से 2025 जेईई मेन। आइए, क्वेश्चन है, दो थिन कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, अच्छा दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकल लेंथ 10 है, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोला गया है कि पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बताइए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, तो हम ऐसा करते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर दो लेंस कुछ दूरी पे रखे जाएं तो उनके बीच की इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f1 1/f2 माइनस d/f1f2 होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/30 1/10 माइनस 10/10 इंटू 30। तो ये तो आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। 1/f आपका आ गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी f आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। ये 10 डायोप्टर आंसर रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, आसान सवाल था, 10 डायोप्टर आंसर रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए, बहुत बढ़िया सवाल है। आखिर जेईई मेन तो जेईई मेन ही है। देखिए, इस क्वेश्चन को ना आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है और उससे भी ज़्यादा प्यारा सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तब तक कि आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए वीडियो को। एक स्लैंटेड ऑब्जेक्ट AB है, प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे बना रखा है अल्फा एंगल। तो कह रहे जो इमेज बनेगी वो किस एंगल पे बनेगी, उस साइड जो इमेज बनेगी वो किस एंगल पे बनेगी। शानदार सवाल है। तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ याद रखिए, अगर एक लेंस है ना, एक लेंस है, मैं आपको अभी के लिए बताता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ये वर्टिकली रखा है, तो याद रखिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन आपका V/U होता है। इसको ना मुझे नाम तो याद नहीं, शायद ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं V/U। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट इलोंगेटेड रखा है ऐसे,
ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, शॉर्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने मिरर के अंदर भी कराया है आपको, स्फेरिकल मिरर के अंदर रे ऑप्टिक्स वन शॉट जो मैंने कराया है, विश्वास सीरीज जो हमने शुरू करी है उसके अंदर रे ऑप्टिक्स वन शॉट के अंदर मिरर में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट बी साइज का रखा हुआ है तो जो उसकी इमेज होगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो कर सकते हैं आप वहाँ से, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे लेटरल मैग्नीफिकेशन बोल देता हूँ मैं इसे, तो ये लेटरल मैग्नीफिकेशन होती है V/U का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ऐसी लेंथ दे रखी है तो आपको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेसिकली, है ना, यानी ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, आप ऐसे समझिए देसी शब्दों में, अगर ये वर्टिकल आप ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो इमेज जो होगी उसके लिए मैग्नीफिकेशन आप m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m आपका V/U होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे रखा है शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग उसके पैरेलल, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए आप m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, m होता है V/U। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया, m निकालने का भी तरीका देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। अगर ऐसे रखा है तो आप हाइट ऑफ इमेज के लिए m टाइम्स, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन ये वाइट वाले के लिए अगर आप इमेज निकालेंगे तो वाइट वाले के लिए आप जो लेंथ ऑफ इमेज होगी, लेंथ ऑफ इमेज वो निकलेगी, लेंथ ऑफ इमेज m स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ बोल देता हूँ इसे, है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी डेरिवेशन होती है, कैसे निकालते हैं, 1/f इज 1/v माइनस 1/u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, वहीं से आ जाता है dv/du, dv/du v²/u²। एक चीज़, दूसरा मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ तो इससे काफ़ी भला हो जाता है। ये फॉर्मूला हर बार मैं आपके लिए डिराइव कर रहा हूँ बट आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, आप u/f कर लीजिए तो u/v प्लस 1 होगा। ठीक है, तो u/f माइनस 1 इज इक्वल टू u/v, ये गलत लगाया हमने, है ना, 1/f इज 1/v माइनस 1/u बच्चों। ठीक है, ये -1 हो गया, तो u/f प्लस 1 आपका u/v है। तो जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो आपका f/f प्लस u होता है विद साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी, ये mt होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो आ जाइए सुनिए ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, इसकी इमेज कैसी बनेगी वो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर वाले को देख रहे हैं बस, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन क्या है बताइए, f/f प्लस u, f है 20/20 प्लस u मतलब -30, इसमें साइन कन्वेंशन आपको अभी भी लगानी होती है। ठीक है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई आपकी, -4 आ गई। -4 बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की ओर है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, अब ये देखिए लेटरल मैग्नीफिकेशन पे ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, तो बताइए लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज होगा m स्क्वायर टाइम्स, m वही है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन वाला, उसका स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ इमेज आ गया m स्क्वायर टाइम्स, m क्या था आपका, वो ये चेक करो, तो 20/-30 -2 था ये, है ना, तो ये 4 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपका ये इमेज भी इधर ही बन जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज भी आपकी 4 सेंटीमीटर बनेगी, ऐसे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल आपका 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है, बिलो दी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसलिए हम इसे -45 डिग्री लिख देते हैं। तो काफ़ी शानदार सवाल है बच्चों, एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको समझ आ गया, जो आपने लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको स्फेरिकल मिरर में मैंने करवाया हुआ है। स्फेरिकल मिरर में भी आपको ये चीज़ कराइए कि अगर एरिया है, एरिया का मैग्नीफिकेशन कैसे होगा, वॉल्यूम का मैग्नीफिकेशन कैसे होगा, और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लेटरल ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैसे होगा, ये भी आपको रे ऑप्टिक्स वन शॉट वीडियो के अंदर मिल जाएगा विश्वास सीरीज में। ठीक है, आ जाइए, ये आपको समझ आया। तो मैं बस इतना बोल रहा था कि लेंस में ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा तो हाइट ऑफ इमेज m से मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर ऐसे पैरेलल रखा स्मॉल ऑब्जेक्ट को तो m स्क्वायर टाइम्स होती है लेंथ ऑफ इमेज। इतनी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन था, और कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं हवा में लपेट दूंगा। 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, जिनकी फोकल लेंथ f है, इनके टोटे कर दिए, ए बी को ऐसे काटा है और इसको ऐसे काटा है। ठीक है, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L3 बताना है। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ सेम रहती है, हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ सेम रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली काटने पे इन दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहता है। ठीक है,
अब वर्टिकली काटने पे क्या होता है, तो पहले इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए, वैसे वर्टिकली काटने पे फोकल लेंथ डबल हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस था, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, है ना। अब देखिए मेरी बात समझिए, पहले सरफेस के लिए हम R1 को प्लस R ले रहे हैं, पहले सरफेस के लिए हम R1 को प्लस R ले रहे हैं और दूसरे सरफेस के लिए हम R2 को माइनस R ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। R2 को हमने माइनस R ले लिया, तो 1/f इज इक्वल टू आपका म्यू माइनस 1 2/r आ गया बच्चों। तो यहाँ से फोकल लेंथ पहले आ गई R/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये किसकी फोकल लेंथ है, ये अपने डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। अब इसके टोटे टोटे कर दिया आपने, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, तो इसका R1 तो वही है प्लस R, R1 तो वही है प्लस R, R2 इनफाइनाइट हो गया, है ना, समझ गए होंगे आप। भाई पहला सरफेस का तो वही रेडियस रहेगा, पहला सरफेस का तो रेडियस R1 प्लस R है, R2 इनफाइनाइट है, तो 1/f डैश म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, ठीक है। तो यहाँ से f डैश आएगा आपका r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, तो यानी ये जो फोकल लेंथ है उसका डबल आ रहा है ये। अब आपसे बोला गया था L1 की फोकल लेंथ f है और L3 की फोकल लेंथ 2f है, तो इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो 1:2 है बच्चों। ये आपको पता होगा, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आ जाइए बालकों, ये क्वेश्चन यार गलत प्रिंट हो गया, इसमें ना 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये कट वाला पुराना क्वेश्चन ही प्रिंट हो गया। तो ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, v वर्सेस u बनाना है, हाइपरबोलिक ही बनता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, तो इसका डेटा नहीं है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स whatever म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है। तो आपने क्या किया, एंड वन साइड इज पॉलिश फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, ठीक है। तो पहले मेरी बात समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी आपको, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट 1/fm माइनस 2/fl होता है, एक सिल्वर्ड लेंस की फोकल लेंथ, और वो इफेक्टिवली मिरर की तरह बिहेव करती है। ये भी आपको विश्वास सीरीज के रे ऑप्टिक्स में मिल जाएगा बच्चों, वन शॉट में। हाँ वो वन शॉट 5 घंटे 50 मिनट का है, बट रे ऑप्टिक्स डिजर्व करता है। आपको पता है कि 2 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट के जेई मेन में भी रे ऑप्टिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। जब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे जेई मेन, जहां 28 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि नीट में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन नीट में रे ऑप्टिक्स के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगर सब कुछ सही रहता है तो देखिए ये ना सिल्वर्ड लेंस हो गया, ठीक है, सिल्वर्ड लेंस है। अब सिल्वर्ड लेंस की इफेक्टिव फोकल लेंथ पता है क्या होती है, 1/fm, जो भी ये मिरर है उसकी फोकल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ये जो भी लेंस था उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। और अगर हम पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, पूरा सिस्टम ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, और मिरर की फोकल लेंथ f होगी, और इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे। फिर से सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, उस मिरर की फोकल लेंथ 1/fm माइनस 2/fl होती है। शॉर्टकट मैंने वन शॉट में करा रखा है आपको, ठीक है। अब सुनिए, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमें पता है जब ये सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, उस मिरर की इफेक्टिव फोकल लेंथ f होगी, तो हमें बस ऑब्जेक्ट को 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है इस मिरर के, मतलब जो मिरर ऑब्टेन हुआ है सिल्वर्ड लेंस से, तो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएगी, है ना। तो देखिए बच्चों क्या होने वाला है, तो 1/f मिरर की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव का r/2 है, ठीक है, हाँ, माइनस 2/fl। 1/fl क्या होता है, 1/fl क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला से म्यू माइनस 1, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो 2/r ही होता है। चलिए, तो 1/f इज माइनस 2/r, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 टाइम्स म्यू माइनस 1/r। एलसीएम लीजिए, 1/f, r तो एलसीएम रहेगा, -2 - 4 म्यू प्लस 4, सही है भाई। 1/f क्या आ गया आपका, 1/f आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 - 4 म्यू, 2 कॉमन ले लो, 1 - 2 म्यू डिवाइडेड बाय r, तो फोकल लेंथ आ गई यहाँ से r/2 1 - 2 म्यू, ठीक है बच्चों। अब आपको कहाँ पे रखना है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, जो कि क्या होगी, फोकल लेंथ का डबल होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कहाँ रखना है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा आपका, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखना है आपको, तो ट्वाइस, 2 से 2 कट गया, तो r/1 - 2 म्यू, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव आई होगी ना,
भाई 1 माइनस 2 म्यू, म्यू 1 से छोटा तो होता नहीं, 1 से बड़ा होता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई। तो वैसे तो नेगेटिव आनी ही थी, क्योंकि एक्चुअली में एक सिल्वर्ड लेंस एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस पूछा है तो बस आप मॉड ले लीजिए, तो नीचे वाला 1 माइनस 2 म्यू एक्चुअली में हो जाएगा r/2 म्यू माइनस 1। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे पूछा है कितनी दूरी पे रखा जाए ना, साइन कन्वेंशन के साथ थोड़ा ना पूछा है। आइए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एक वीडियो में मार्क कराए थे कि फिजिक्स में रैंडम प्रैक्टिस बंद करके आपको किन सोर्सेज से करना चाहिए। मैंने 2025 का एग्जाम्पल लेके आपको कराया था। 2025 में कितने क्वेश्चन जेईई मेन से आए थे, कितने नीट के पीवाईक्यूज थे, कितने एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और मैंने ऑलरेडी ये आपको करा दिया है रे ऑप्टिक्स की वन शॉट सीरीज में। जो रे ऑप्टिक्स विश्वास सीरीज हम कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी करा है। आप ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस करने क्यों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वहां सिर्फ थ्योरी नहीं है। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बताना है। तो ऑब्जेक्ट आपने 30 पे रखा है, ठीक है, पहले लेंस से 30 पे, तो फाइनल इमेज क्या बनेगी, L1 L2 L3 लेंस है। तो आ जाइए, पहले आप समझ लीजिए एक सिंपल बात कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या था, f/f+u था। हाँ ठीक है, लेंस का मैग्निफिकेशन हमने निकाला था ना, f/f+u आया था। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है v/u, f/f+u, तो सीधे इमेज के फॉर्मूला याद रहे, fu/f+u। लेंस के केस में fu/f+u होता है। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो लेंस L1, आप सीधे ना वो रेसिप्रोकल वाला कहानी मत लगाया करिए लेंस फॉर्मूला। तो L1 लेंस में इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ है उसकी 10, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 अपॉन में -30 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है। ओके, f कितना है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30। ठीक है, तो v कितना आ गया -300 अपॉन -20, तो इमेज बन रही है +15 पे, है ना, FU/f+u, FU/f+u। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, 15 पे बन रही है। तो रैंडमली बना देता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे ही बना दिया ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 5 और 10 15 पे, बिल्कुल तीसरे लेंस के उस पर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर पे। तो ये पहले लेंस का काम हो चुका है। पहला लेंस कहाँ इमेज बना रहा है, तीसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे। अब जो पहले लेंस से इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी। तो इसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 है इसकी फोकल लेंथ, और ये वाला लेंस 10, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ है 10, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है इसके लिए, 10 पे ही रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो लेंस L2 देखिए, लेंस L2 क्या करेगा, लेंस L2 में इमेज डिस्टेंस FU/f+u। ठीक है, लेंस L2 कहाँ बनाएगा इमेज, देखिए लेंस L2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी -10, क्योंकि कॉन्केव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इसका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो +10, और फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर, फोकल लेंथ है बच्चों इसकी -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है +10। अरे डिनोमिनेटर 0, तो ये इन्फिनिटी पे बना रहा है भाई, ये इन्फिनिटी पे बना रहा है। ये कहाँ बना रहा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी पे बनाएगा तो तीसरा लेंस कहाँ पे बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा। कितने पे, I3 कहाँ बनेगा फाइनल, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी इमेज। ठीक है, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेंस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, हमने ऑलरेडी वन शॉट वाली वीडियो में किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड इमेज डिस्टेंस y आर मेजर्ड, देखो बदतमीजी, आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो वो कह रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया और इमेज डिस्टेंस मेजर किया, बट फोकस से मेजर किया, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं किया। ठीक है, तो फोकस से मेजर किया डिस्टेंस x और डिस्टेंस y, और ये ग्राफ बनाया। तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, तो सुनिए, ये तो रैंडम है, ये ग्राफ डॉटेड लाइन, ये तो ऐसे ही ग्राफ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमने एक लेंस लिया, लेंस के फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी ली, उसको x मार्क किया, और लेंस के फोकस से इमेज की दूरी ली और उसे y मार्क किया। ओके, और हमने ऐसा ग्राफ मिला ABCDE। तो एक ही पॉइंट हमें पता है, A के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, D के नहीं पता, E के, बस C के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो फोकस से दूरी ऑब्जेक्ट की 20 रखी जाए, तो फोकस से दूरी इमेज की भी 20 आई, यही तो हुआ। और आप याद रखिए न्यूटन्स फॉर्मूला होता है
अगर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दूरी फोकस से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, इवन मिरर में भी होता है, अगर आपने पोल से ना निकाल के फोकस से निकाली तो ऑब्जेक्ट की दूरी एक फोकस से मल्टीप्लाइड बाय एक्स ले लीजिए, तो एक्स है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से मल्टीप्लाइड बाय इमेज की दूरी फोकस से, इसका प्रोडक्ट हमेशा फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। और ग्राफ में ये 20 और 20 है इज इक्वल टू फोकल लेंथ का स्क्वायर। तो देख लीजिए आप, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। बाल को ये होता है क्वेश्चन करने का अंदाज, यही अंदाज आपको सीखना है। 2024 जेई मेन 30 जनवरी को आया। देखिए हवा में होता है, मतलब थिंक विदाउट इंक वाला सीन, तब कतई बिना कलम लगाए आप सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को, है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं जीवन में। चलिए ये सवाल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सवाल है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है। चलिए बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ 10 है। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दिख रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। तो जो मिरर इमेज बना रहा है ना, वो 5 सेंटीमीटर है मिरर के पीछे, 5 सेंटीमीटर है मिरर के पीछे। तो लेंस ने इमेज कहाँ बनाई होगी? लेंस ने इमेज बनाई होगी 5 सेंटीमीटर मिरर के आगे। तो लेंस की इमेज ये बनी है बेसिकली, I1 5 सेंटीमीटर मिरर के आगे, तभी तो मिरर इमेज बनाएगा उतनी ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यानी लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है? 15 सेंटीमीटर पे बनाई है। लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है? 15 सेंटीमीटर पे, है ना। अब आप जानते हैं ना हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो याद है आपको लेंस फॉर्मूला V इज इक्वल टू FU अपॉन F प्लस U। ठीक है, अभी आपको साइन कन्वेंशन डालनी पड़ेंगे 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, F कितना है? 10 और इमेज डिस्टेंस 15। रुक जाइए ना, ये 10 फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस है आपका 15। सॉल्व करिए भाई, 150 प्लस 15U इक्वल टू 10U। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका? 150 इज इक्वल टू -5U। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया -30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 होना चाहिए बाल को, 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो बस ये बता रहा है कि लेफ्ट में होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया लेंस फॉर्मूला ना, लेंस फॉर्मूला जो है FU अपॉन F प्लस U लगाइए, हमेशा बढ़िया रहेगा। और साइन कन्वेंशन के साथ सीधा आंसर आ जाता है एक ही बार में। और रेसिप्रोकल वाले में कई बार कलेश हो जाता है, साइन कन्वेंशन आपको लगाना होता है। देखिए 3 चीज़ें होती है, V, F और U। 2 चीज़ें आपको पता होती है, एक आपको निकालनी होती है। जो आपको निकालनी होती है उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, जो पता है उसमें साइन कन्वेंशन लगाना है। सिंपल बात है। जो नहीं पता उसमें कहाँ से लगाओगे? सोचने की बात है वो तो। जो नहीं पता उसमें कहाँ से साइन कन्वेंशन लगा दोगे बाल को, है ना। आ जाओ लपेटते हैं सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 है। ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ 15 है। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। तो हो गया भैया, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कब करता है? when image due to the lens is formed at the center of curvature of the convex mirror. in concept of image coinciding with object भी बच्चों, सॉरी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट रे ऑप्टिक्स विश्वास सीरीज वन शॉट में कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट के तीनों केस कराएं। प्लेन मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, कॉन्वेक्स मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, कनकेव मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, तीनों करा रखे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो जेईई मेन में आया, बिल्कुल आप वहाँ से उठाएंगे आपको दिख जाएगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको करने के लिए, बट आपको करना पड़ेगा। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब लेंस जो है इमेज बना रहा है एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी कॉन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा कॉन्वेक्स मिरर का? इससे 30 पे होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि व्हेन दी कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव, कॉन्वेक्स मिरर ने रिमूव कर दिया। अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर हटा दिया तो एक्चुअली में हमें यही मिलेगा कि इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ पे बन रही थी, जो कि हमें पता ही है कि वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, है ना। तो वो बोल रहे हैं अब इमेज कहाँ बनेगी बताओ, तो कहाँ पे बन रही है? 12 + 8 20 + 30 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। भाई मिरर हटा के तो बस हमें ये पता लग रहा है कि एक्चुअली में यहाँ बन रही है, बट हमें पता ही था कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड तो तभी करेंगे ना जब इमेज एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो काफी ईजी था, है ना। तो बच्चों हमने यहाँ पर लेंसेज भी लपेट लिया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 2-4 सवाल और देख लेते हैं एक बार क्विकली, आइए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल देख लीजिए क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 बड़े पॉपुलर सवाल हैं एनसीईआरटी के। एक जायंट अगर आपने एक टेलीस्कोप की मदद से आप मून की इमेज बना रहे हैं तो इमेज का डायमीटर पूछते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रखा है वन शॉट में। और
एक 3 किलोमीटर दूरी पे एक टावर है 100 मीटर हाइट का, उसकी इमेज बना रहे हैं टेलीस्कोप की मदद से, वो भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी उसे मार्क करवाया है, ठीक है, और करा भी रखा है आपको वन शॉट में। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज 30। होता क्या है, FO प्लस FE होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये 30 है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो मैग्नीफाइंग पावर तो FO बाय FE होती है, FO बाय FE, ये कितना है 2 है, तो FO बाय FE 2 है, तो FO कितना है 2FE है, ठीक है। हमें FO ही निकालना है, हाँ, तो आप सीधे FO ले लीजिए और FE को क्या लेंगे, FE को आप FO बाई 2 ले लीजिए, FO बाई 2 ले लीजिए, 30 आ गया, तो 3 टाइम्स FO बाई 2 आपका 30 आ गया, यहाँ से FO आपका 2 आ गया बाल को, 2 क्यों आ गया, 20 आ गया ना, 20 है ना, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 और 30 कैसे काट दिया था, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। An object viewed from a near point at a distance of 25 centimeter using a microscopic lens with magnification 6 gives an unresolved image। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं, तो उससे उतनी बढ़िया इमेज नहीं बन रही है, बट सिंगल लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर होती है 1+D/f, 1+D/f, उसको हम अभी ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, ठीक है। तो m क्या है आपका 6 है, इज 1+25/FO, हाँ ठीक है, तो ये 5, तो FO यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब कह रहे हैं रिजॉल्व इमेज मिल रही है जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, रिजॉल्व इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, विद अ टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर विद एन आई पीस along with the given lens and a tube length 0.6 मीटर, ठीक है। तो दूसरे केस में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया, तो उसमें मैग्निफिकेशन होता है L/FO इंटू D/FE, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन की ना लैंग्वेज तगड़ी है बच्चों, घबरा जाए इंसान लैंग्वेज समझ के अगर ना समझ आए तो, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर L/FO M' ले लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कितनी मिली, डबल मिली, दुगनी मिली, दुगनी, तो दुगनी मतलब 12 हो गई, और ये क्या है 0.6 है, FO का है 5 सेंटीमीटर है, D कितना था 25 था, FE कितना यूज किया है, आई पीस कितना यूज किया, है, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस तो निकालना ही है, ठीक है। तो ये कट के 20 हो गया इधर, हाँ ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, दोबारा कर लेते हैं ध्यान से। तो मैग्निफिकेशन डबल बोला है ना, डबल दी अर्लियर, तो 12 हो गई मैग्निफिकेशन, ठीक है। L कितना था 0.6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है बच्चों, गलती हो गई था ना, देखिए 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इंटू D 25 सेंटीमीटर है ना, और आई पीस हमें निकालना है, गलती हो गई थी देख लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच्चों FE हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 0.6 मीटर नहीं लेना, सेंटीमीटर में लेना था ना, सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो देख के फीलिंग आ रही थी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, क्योंकि FO से FE बड़ा होता है, राइट। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, एनीवेज आप समझ गए। आइए एक और सवाल लपेटते हैं। कह रहे हैं फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एसर्शन रीजन है, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। तो ये बात तो सही है, अगर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाए ना, ठीक है, कुछ मतलब पूछने का अंदाज बड़ा खतरनाक होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ रख दें बिल्कुल, तो ये देखिए रेज गई, ये ऐसे है ना, तो ये फाइनल इमेज कहीं यहाँ बन रही है, तो एंगुलर साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होता है, मतलब जो एंगल इमेज ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है आंखों पे, है ना, इसको आप बीटा मान लीजिए, वही एंगल इमेज भी सबटेंड करती है। ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज है A', इमेज भी वही एंगल सबटेंड करती है आंखों पे। तो अब कह रहे हैं कि ऐसा भी सवाल होता है कि भाई एक बात बताओ, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन कहाँ से देता है, जब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई सेम है, तो हाउ इज द मैग्निफिकेशन अचीव्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सवाल होता है एक। तो उसमें कहते हैं कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को तुम इतना पास रखोगे तो एंगल ज्यादा होगा ही ना भाई, एक छोटी सी चीज को बहुत पास ले आओगे तो बड़ा दिखेगा ही,
तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को अगर तुम बहुत पास लाओगे तो ज़्यादा दिखेगा ही। अभी इमेज दूर बनी है तो जाके भी सेम एंगल लगा रही है, तो तुम मैग्निफिकेशन कैसे ऑब्टेन करते हो? वो कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट को यहां मत रखो, ऑब्जेक्ट को यहां रखो जहां इमेज बनी है, तब देखो एंगल कितना सबटेंड होता, तब अल्फा सबटेंड होता। तो इसी को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, जो कि बीटा है, अगर ऑब्जेक्ट भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के डायरेक्टली देखा जाता बिना लेंस के, तो जो एंगल बनता उसे अल्फा बोलते हैं, इसे मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, है ना। तो यही बोल रहे हैं हमसे। सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंगुलर साइज, एंगल सबटेंडेड सेम होता है, तो एसर्शन सही है। अब कह रहे हैं मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर, हेंस इट सबटेंड्स अ लार्जर एंगल। इट सबटेंड्स अ लार्ज एंगल, सही बात है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रख ले रहे हो तो इसलिए एंगल सेम सबटेंड हो रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के ही देखते तो एंगल सेम सबटेंड नहीं होता। तो एसर्शन सही है बच्चों, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एसर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। और ऐसे भी बोल देते हैं कि क्या ये मैटर करता है मैग्निफिकेशन में? ऐसे सवाल की भाई कि आंखें कहाँ रखी जाएं? हाँ, तो मैटर करता है। ये डेफिनेशन होती है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, कहीं भी बने फाइनल इमेज, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड सीन डायरेक्टली। अगर तो ये आंखों पे एंगल सबटेंडेड, हम लेते हैं लेंस पे सबटेंडेड क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आंखें बहुत क्लोज हैं, लेकिन अगर आप आंखें पीछे कर लोगे तो एंगल सबटेंडेड चेंज हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड कम हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर कम आएगी। ये भी फर्क पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पड़ता है। आइए बालकों, थैंक यू सो मच बालकों, थैंक यू। आ गया हमारा पेज। थैंक यू सो मच बालकों। ये 2021 से 2025 के सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जेईई मेन के रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज थे। आशा करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस को करके मज़ा आएगा। हाँ, जर्नी पेनफुल रहेगी, लेकिन 1 महीना मैं आपके साथ में हूँ, 2 मई तक मैं आपके साथ में हूँ। आगे की लड़ाई तो आपको अकेले ही लड़नी होती है 3 तारीख को, ठीक है। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ बच्चों, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट मैं आपके साथ 3 मई तक मेहनत करता रहूँगा। आप भी मेहनत करते रहिए, जैसे ही वीडियो आए उसको लपेटिए क्वेश्चंस को। मैं अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।